कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। हम कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो स्टैंडर्ड्स देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? ये कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसीज़ है जो यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं, बनाए गए हैं। ये क्यों बनाए गए हैं? कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे कॉलेज में हम एंटर करते हैं तो कॉलेज की आईडी बहुत ज़रूरी है। उसमें हमें लाइब्रेरी कार्ड से कोई बुक इशू कराना है तो लाइब्रेरी के कार्ड्स या फिर लाइब्रेरी का कोई डिटेल या कोई रिकॉर्ड जो हमें दिखाई दे कि हम इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हमारे पास लाइब्रेरी का बाकायदा कार्ड है, तब जाके आपको बुक इशू किया जाता है। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है पूरे कॉलेज में, राइट? और ये हर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है बेसिकली। सो वैसे ही अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड करते हैं तो एक कंपनी नहीं है दुनिया में, बहुत सारे कंपनीज है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती है, अलग अलग फील्ड्स में काम करती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, कोई सर्विस सेक्टर में है, तो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें कैसे अकाउंटिंग्स को मेंटेन करना है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। ठीक है, ताकि अलग अलग एंटरप्राइजेस के साथ हम उसे कंपेयर भी करें और वो यूनिवर्सल भी रहे और उनका जो प्रोसेस या सिस्टम जो है वो सेम रहे। मतलब अगर कोई एक्सपेंसेस है और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है तो सभी के यहाँ अगर वो एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सभी जगह में वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट? तो वो क्या है? ठीक है, और वो एक्सपेंडिचर किस चीज का है, क्या काम करता है, तो सबके लिए उसके मायने सेम होंगे। ठीक है। सो ये बहुत ही नेसेसरी है कि हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाने हैं और ये स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज तीन चार चीजें इंश्योर करता है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, यानी वो कंसिस्टेंटली हम उस पॉलिसी को, उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। देन कंपेरेबिलिटी, उस अकाउंटिंग्स को या उस अकाउंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और कंपनी के साथ जो हम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। एडिक्वेसी, मतलब जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मेंटेन किया है वो एडिक्वेट है किसी को भी रेफरेंस करने के लिए, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, ओनर हो, को ओनर्स हो, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, स्पेशली गवर्नमेंट हो, तो वो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हमें उस अकाउंट से, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायबिलिटी होनी चाहिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में या फिर हमारे अकाउंट्स में या हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में। रिलायबिलिटी का मतलब है कि वो भरोसेमंद होने चाहिए। अगर वो अकाउंट्स भरोसेमंद नहीं होंगे तो उसमें हम रिलाई नहीं कर सकते, और अगर आप किसी पे भरोसा नहीं करते तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। नाउ कोहलर साहब के हिसाब से, इन द वर्ड्स ऑफ कोहलर, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि दीज आर कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय कस्टम्स, लॉज और प्रोफेशनल बॉडीज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स जनरली। सो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरीके का रूल है। ठीक है। इसे इम्पोज किया गया किस, किनके द्वारा? बाय कस्टम्स, कुछ लॉज और कोई प्रोफेशनल बॉडीज। अब प्रोफेशनल बॉडीज है, ये प्रोफेशनल बॉडीज क्या काम करते हैं और वो क्या है वो आगे आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है। सो ये प्रोफेशनल बॉडीज जो है एक एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल का, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो अकाउंट्स में महारत पाए जाते हैं। एंड देन उनके नाम अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है। अब ये एसोसिएशन ऑफ बॉडी या प्रोफेशनल बॉडीज क्या करते हैं, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, जो अकाउंटेंट्स है, ठीक है, पब्लिक अकाउंटेंट्स और अकाउंटेंट इन जनरल, उनके लिए एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर कोई पान वाला है तो वो भी अकाउंट या उनका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वैसे ही बनाएगा जैसे टाटाज बनाते हैं, अंबानीज बनाते हैं, क्योंकि उसका इनकम भी अगर
कोई टैक्स ब्रैकेट में आता हो और उसको अपने लिए कोई अकाउंट्स मेंटेन करना पड़े ताकि वो कल लोन ले बिजनेस के लिए या बिजनेस एक्सपांशन के लिए, तो उसको एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा ना, कितना इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंसेस जा रहा है। तो उसे भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जो अंबानीज एंड टाटाज और बड़े बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ किन्हीं या गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। नाउ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय गवर्नमेंट या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा वो पब्लिश किया जाता है और टाइम टू टाइम उसे अपडेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करते हैं जैसे रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना, ट्रांजैक्शंस को मेजर करना, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या कुछ ट्रांजैक्शंस है या बहुत सारे ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन उनको कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम में दे रहे हो, सिंगल एंट्री सिस्टम में दे रहे हो, उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा मिलती है। ठीक है, अब ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे हमें 5 से 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले चीज़ प्रमोट करना कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें एक यूनिफॉर्मिटी या एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों करना पड़ेगा, ताकि कोई भी लेमैन अगर उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखता है तो उसे पता चलना चाहिए कि हाँ, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो एंट्री इन्होंने किया है वो सही है। कैसे सही है, बिकॉज जैसे जैसे आप उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देखते हो आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं वो। जैसे ही उसको डेबिट और क्रेडिट समझ में आया तो वो समझ जाएगा कि पैसे आए हैं या पैसे गए हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन किया है वो बिजनेस से रिलेटेड है या पर्सनल रिलेटेड है। अगर पर्सनल है तो वो बिजनेस में नहीं आने चाहिए, अगर बिजनेस में आए हैं तो उसका कोई वर्किंग नोट लिखा हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सेकंड, it helps accountants to follow uniform procedures and practices। अकाउंटेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिफॉर्मिटी होती है। कोई उन्हें आके बताएगा नहीं कि तू एक काम करना, ये एंट्री को इस तरीके से लिख, वो एंट्री को उस तरीके से लिख। क्यों? बिकॉज उनकी जो पढ़ाई होती है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस में होती है। तो अगर आप भी कोई पढ़ाई कर रहे हो या जैसे हम अभी के जो हमारा अकाउंटिंग और फिनेंस के रास्ते को लेकर जा रहा है, धीरे धीरे आगे आगे हमें बेसिक्स टू एडवांस लेकर जा रहा है, तो ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कोड ऑफ कंडक्ट हमें सिखा रहा है कि दोस्तों देखो, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में कोई डेबिट है तो कोई क्रेडिट है, डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, तो ये एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है। ठीक है, देन वो बता रहे हैं कि ये फैसिलिटेट करता है मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। तो अगर आप दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में लेके बैठोगे तो वो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए मदद करेगा। अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब है कि दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साथ में लेके हम बैठते हैं। अब वो दो कंपनी के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ पिछले साल का हमारे कंपनी का अकाउंटिंग स्टेटमेंट और इस साल का अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी हम कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, पिछले साल हमने कौन से एक्सपेंसेस किए, ये साल कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए या फिर कौन से कम एक्सपेंसेस हुए, डिपेंड करता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, अगर आप किसी और कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये देखते हो कि दूसरी कंपनी जो सेम इंडस्ट्री में काम करती है उनके इतने कैसे प्रॉफिट हुए जबकि उनका सेल्स बहुत कम है। तो ये कंपेयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रेजेंटेशन किया जाता है और प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो भी सबका सेम है। तो इसलिए हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि हम कहाँ चूक रहे हैं या सामने वाले ने कहाँ गलतियाँ की है या हमें सामने वाले से क्या सीखना है। Then fourth, to enhance reliability of financial statement, यूनिफॉर्मिटी होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है फिनेंशियल स्टेटमेंट की, कंपेयर कर सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को, तो एक भरोसेमंद
फिनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। अब ये भरोसेमंद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या काम है? तो ये भरोसेमंद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए लीगल डॉक्यूमेंट बन के चलता है, ठीक है? तो हम इसको जब ऑडिट करेंगे तो ये हमारा ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जिसके ऊपर सीए ने ऑडिट करके दिया है और बताया है कि ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो सही है और ये आप पब्लिश कर सकते हो पब्लिक के लिए। तो एक लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम इफेक्टिवली उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी मीटअप करेगा, उसको भी मैचअप करेगा, ठीक है? देन अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या करता है? वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। क्यों इंटरनेशनल की ज़रूरत है हमें? क्यों नहीं हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं? सिर्फ क्योंकि हम जब कंपनी बिजनेस करते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक एरिया में ही नहीं करते। ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और जब पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं तो हमें उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है इशू किया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा। तो आईएफआरएस इज इशूड बाय आईएएसबी। ये दो जो नेमोनिक्स है या शॉर्ट फॉर्म्स है वो याद रखिए। आईएफआरएस एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है ताकि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है या कोई भी ऐसा यूनिक या फिर कोई भी ऐसा दिक्कत वाला ट्रांजैक्शन है जो पेचीदा है, जैसे कि हमने यूएस में बिजनेस किया, वहां भी टैक्स पे कर रहे हैं, वो पैसा जब इंडिया में आ रहा है इंडियन टैक्स पे कर रहे हैं, तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो अब हमने क्या किया, ये आईएफआरएस को बताया या फिर हमने आईएएसबी को बताया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। अब ये बोर्ड ने क्या किया, उनके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स निकाले आईएफआरएस और बोले कि यार दिक्कत तो सही है, डबल टैक्स पे कर रहा है तो वो हमारे साथ क्यों ट्रेड करेगा, क्यों हमारी कंट्री में ट्रेड करेगा या फिर क्यों ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देगा। तो वो अब इसमें कोई ना कोई चेंजेस लेकर आएंगे, अल्टरेशन लेकर आएंगे। सो आईएफआरएस आर इशूड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड एंड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इंटरनेशनली एक्सेप्ट होने के लिए हमें आईएफआरएस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है आपको कि जब हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं और इंटरनेशनली हमारे अकाउंट्स को हमें प्रेजेंट करना है, तब आईएफआरएस को रेफर करना ज़रूरी है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, ये हमारे वीडियो का आज का टॉपिक था। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।